हेलो नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पर। और इस सेशन में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट 40 क्वेश्चंस। प्रत्येक प्रश्न की व्याख्या रहेगी और ये सभी प्रश्न आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो इन सभी प्रश्नों को आप जरूर अंत तक देखें, हो सके तो इन्हें नोट जरूर कर लें ताकि आप अच्छे से इनका रिवीजन कर सकें। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। तो पहला प्रश्न है कि उच्च भाष का सही संधि विच्छेद कौन सा होगा? आंसर इसमें राइट हो जाए सी। देखिए, उच्च भाष का सही संधि विच्छेद उत्तधन श्वास होगा, जो कि व्यंजन संधि का एक उदाहरण है। दूसरा प्रश्न है जो हर समय अपना मतलब साधता हो उसके लिए क्या कहा जाता है? आंसर आप बी लगाएंगे, स्वार्थी कहा जाता है। देखिए, जो हर समय अपना मतलब साधता है का एक शब्द होगा स्वार्थी। जो दूसरों का भला चाहता है उसे हम परमार्थी कहते हैं। और जो केवल अपने मतलब से संबंध रखता है या वह होता है मतलबी। व जो स्वयं रथ चलाता है उसे कहते हैं स्वार्थी। ठीक है। तीसरा प्रश्न है बहिर्मुखी शब्द में कौन सा उपसर्ग है? ये प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर इसमें आप राइट लगा देंगे बहिर। ठीक है। उपसर्ग इसमें बहिर है और बहिर का अर्थ होता है आउट, मतलब बाहर। चौथा प्रश्न है साहित्य जनता की चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब है, ये युक्ति किसकी है? आंसर राइट हो जाएगा डी, रामचंद्र शुक्ल की। प्रश्न संख्या 5 मर्यादा किस युग की प्रसिद्ध पत्रिका थी? आंसर राइट हो जाएगा सी, द्विवेदी युग की। देखिए, मर्यादा द्विवेदी युग की प्रसिद्ध पत्रिका थी। मर्यादा पत्रिका का पहला अंक नवंबर 1910 में कृष्णकांत मालवीय के द्वारा प्रयाग से प्रकाशित किया गया था। इसके प्रथम अंक का प्रथम लेख मर्यादा नामक शीर्षक से पुरुषोत्तम दास टंडन के द्वारा लिखा गया था। प्रश्न संख्या 6 खिली हुई हवा आई फिर किसी आई चल गई पंक्ति में अलंकार कौन सा है? आंसर राइट हो जाएगा ए, उपमा अलंकार। देखिए, खिली हुई हवा आई फिर किसी आई चल गई में उपमा अलंकार है। जब एक वस्तु की तुलना दूसरी वस्तु से की जाए तो उसे उपमा अलंकार कहा जाता है। तुलना प्रकट करने वाला या वाले शब्द सी के समान आदि जहां वर्णों की आवृत्ति का अनुप्रास अलंकार कहा जाता है। जैसे चारू चंद की चंचल किरणें चावर्ण कई बार आया है। उत्प्रेक्षा अलंकार में जहां उपमेय में उपमान का संभावना की जाए, संभावना करने वाले शब्द जनु जानो मनु मानो मनहो इत्यादि आएंगे तो वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। प्रश्न संख्या 7 निम्न में से शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है? आंसर ए हो जाएगा निर्वेद। देखिए, निर्वेद जो है ये शांत रस का स्थायी भाव होता है। ठीक है। श्रृंगार का स्थायी भाव रति होता है। विभत्स का स्थायी भाव घृणा या जुगुप्सा होता है। 8वां प्रश्न है उन्मेख निम्न में से किस प्रकार का शब्द है? तो ये आपका तद्भव शब्द है उन्मेख। संस्कृत शब्द से उत्पन्न शब्द कहलाते हैं। संस्कृत के शब्द शुद्ध शब्द का तत्सम रूप है। तत्सम का शाब्दिक अर्थ होता है उसी के समान, मतलब वे शब्द जो ग्रामीण क्षेत्र और जनजातियों में बोले जाते हैं देशज कहलाते हैं। जैसे कटोरा, कच्चा, उड़द, उसारा, तावा, कुप्पी। नेक्स्ट क्वेश्चन किस बोली में ने उपसर्ग ने परसर्ग लगाया जाता है? तो ये है आपकी खड़ी बोली। देखिए, खड़ी बोली में परसर्ग लगाया जाता है। ये ओंकार बहुला बोली है। नेक्स्ट क्वेश्चन देव जो महान है ये किस समास का उदाहरण है? आंसर इसमें बी राइट हो जाएगा, बहुब्रीहि समास। देखिए, देव जो है महान कर्मधारय समास है जिस समास में प्रथम पद विशेषण तथा दूसरा पद विशेष संज्ञा हो, कर्मधारय समास होता है। इसमें देव विशेषण तथा मान विशेष्य है। जहाँ पर प्रथम तथा दूसरा पद दोनों मिलकर किसी अन्य की विशेषता बताएं, बहुब्रीहि समास होता है। जैसे चंद्रशेखर, लंबोदर,
जिस समास में विभक्ति कारक का लोप वहाँ तत्पुरुष समास होता है, जैसे गगनचुंबी, कठफोड़वा, राजपुत्र आदि। नेक्स्ट है त्रिपुरा को कब भारत का पूर्व राज्य का दर्जा मिला। देखिए ये जो त्रिपुरा राज्य है इसको कब मतलब पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था, तो ये आपका आंसर हो जाएगा बी, 1972 में। देखिए त्रिपुरा राज्य को 1972 में पूर्ण राज्य बना था। ये त्रिपुरा की उत्तरी पूर्वी राज्य है। ये देश का तीसरा सबसे छोटा राज्य है। त्रिपुरा 1 जुलाई 1963 तक केंद्र शासित प्रदेश था। इसके बाद 21 जनवरी 1972 को पूर्ण राज्य बना दिया गया। 12वां प्रश्न, चिपकीला दर्रा हिमालय के किस घाटी में है। देखिए आंसर इसमें सतलुज घाटी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए चिपकीला दर्रा हिमालय का एक प्रमुख दर्रा माना जाता है और ये शिमला से तिब्बत से जोड़ता है, शिमला को तिब्बत से जोड़ता है। सतलुज नदी इस दर्रे के पास है। ये एक तंग घाटी से गुजरकर तिब्बत से एक भारत में प्रवेश करती है, अतः स्पष्ट है कि ये सतलुज घाटी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में कितने मूल कर्तव्य दिए गए हैं। आंसर इसका राइट हो जाएगा सी। सरदार पूर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर 42वें संविधान संशोधन 1976 ईस्वी के द्वारा 4(4) का अनुच्छेद 51 का के तहत मूल कर्तव्य संविधान में जोड़ा गया था। संविधान में कुल 11 कर्तव्य हैं मूल कर्तव्य। 14वां प्रश्न है, यहाँ पर तरला दलाल किस रूप में प्रसिद्ध है। आंसर हो जाएगा ये। देखिए पाक कला विशेषज्ञ हैं तरला दलाल। भारत की एक प्रख्यात भोजन लेखिका भी मानी जाती हैं। इन्होंने खाना पकाने के कई कार्यक्रम जैसे तरला दलाल शो, द तरला दलाल की मेजबानी की थी। भोजन कला विशेषज्ञ को पाक कला विशेषज्ञ भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, मुगल काल में पुलिस बल के मुखिया को क्या कहा जाता था। आंसर इसमें राइट हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। देखिए मुगल काल में पुलिस बल के मुखिया को कोतवाल कहा जाता था, ठीक है, क्योंकि कोतवाल को घरों और सड़कों का लेखा जोखा रखना पड़ता था। वह कस्बे को कई भागों में बांटकर दूसरे व्यक्ति को सौंप देते थे। उस व्यक्ति को प्रतिदिन की आवागमन की आख्या कोतवाल को देनी होती थी। 16वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा ज्ञान के सिद्धांत पर बल देता है। तो यह है आपका उपनिषद। देखिए उपनिषद हिंदू धर्म का महत्वपूर्ण श्रुति ग्रंथ है। ये वैदिक वाङ्मय के अवित्र भाग में इसमें परमेश्वर परमात्मा ब्रह्म और आत्मा के स्वभाव और संबंध का बहुत ही दार्शनिक और ज्ञानपूर्ण वर्णन किया गया है। दुनिया के कई दार्शनिक उपनिषद को भी अच्छा ज्ञान कोश मानते हैं। ये 17वीं सदी में दारा सिकोहा के उपनिषद का फारसी अनुवाद सिर्रे अकबर के नाम से किया गया। अगला प्रश्न, किस सिख गुरु की जयंती पर गुरु पर्व त्योहार के रूप में मनाया जाता है। आंसर होगा डी, गुरु नानक देव। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 20, राइटर्स बिल्डिंग भारत के किस राज्य सरकार का सचिवालय भवन है। आंसर राइट हो जाएगा ये पश्चिम बंगाल सरकार। राइटर्स बिल्डिंग पश्चिम बंगाल की एक सरकार के सचिवालय की इमारत है। ये पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में स्थित है। मूल रूप से इमारत का निर्माण ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लेखकों यानी राइटर्स का कार्यकाल के रूप में किया गया था। इमारत के वास्तुकार थॉमस लियोन है, जिन्होंने इसका डिजाइन 1777 ईस्वी में किया था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। डी ऑप्शन राइट, माजुली द्वीप। माजुली द्वीप विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। माजुली द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी बेसिन के विशाल नदी प्रणाली का एक हिस्सा है। ये असम राज्य में है। इसका क्षेत्रफल 880 किलोमीटर है। 22वां प्रश्न, सिल्क का सर्वाधिक उत्पादक देश बताएंगे। तो आंसर होगा सी, सिल्क का सर्वाधिक उत्पादक करने वाला देश चीन है, जबकि भारत दुनिया का दूसरा सर्वाधिक सिल्क उत्पादक देश है। भारत का 97% सिल्क उत्पादक राज्य आंध्र प्रदेश, असम,
झारखंड, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, मेघालय में है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा देश मरकरी का उत्पादन सबसे अधिक करता है? तो वो भी आपका चीन ही है। वर्तमान समय में चीन देश का सबसे ज़्यादा मरकरी का उत्पादन करने की क्षमता रखता है। मैक्सिको की खाड़ी में किसके द्वारा अटलांटिक महासागर से जुड़ी हुई है? आंसर ये राइट हो जाएगा, फ्लोरिडा जल संधि। देखिए, मैक्सिको की एक खाड़ी फ्लोरिडा जल संधि के माध्यम से अटलांटिक महासागर से जुड़ी हुई है। ये दक्षिण पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका के पास एक बड़ा सागर बेसिन है। ये अटलांटिक महासागर का ही हिस्सा है। अगला प्रश्न है, सिक्किम निम्नलिखित में से किस देश के साथ सीमा साझा करता है? तो ये आपका नेपाल, भूटान, चीन, ये सभी हो जाएगा। सिक्किम अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा दक्षिण पूर्व में भूटान के साथ, पश्चिम में बंगाल, नेपाल के साथ और उत्तर पूर्व में चीन के साथ साझा करता है। अगला प्रश्न, निम्न में से वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारत में नहीं है? तो सतलुज नदी ही है जिसका उद्गम दक्षिण तिब्बत में समुद्र तल से लगभग 4555 मीटर की ऊंचाई पर मानसरोवर के निकट राकसताल झील, तिब्बत में है। अगला प्रश्न 27वां प्रश्न है कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो ये आपका हो जाएगा NH-44 कि भारत का राष्ट्रीय राजमार्ग 44, जिसे NH-7 के नाम से जाना जाता है। ये भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है और ये उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु राज्यों के मध्य से होकर गुजरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत का सबसे बड़ा नियोक्ता है? आंसर ये राइट हो जाएगा, प्राथमिक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र भारत का सबसे बड़ा नियोक्ता है। प्राथमिक क्षेत्र अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र है जो प्राकृतिक संसाधनों का सीधा उपयोग करता है। इसमें कृषि एवं पशुपालन, वन उद्योग, मत्स्य पालन, खनन आदि शामिल है। अगला प्रश्न, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो आंसर सी राइट हो जाएगा, SS स्वामीनाथन। देखिए, भारत में 1960 के दशक के मध्य 1966-67 में कृषि में हरित क्रांति की शुरुआत हुई और परिणाम स्वरूप खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भरता एवं तीव्रता आई, जिसका एकमात्र श्रेय अमेरिकी डॉक्टर SS स्वामीनाथन को जाता है। विश्व में हरित क्रांति का जनक अमेरिकी कृषि वैज्ञानिक नॉर्मन ई बोरलॉन्ग को माना जाता है। अगला प्रश्न, केरल के चावल की उस किस्म का नाम बताएं जिसे GI भौगोलिक उपदर्शन टैग मिला है? तो उसका नाम है नवारा। ठीक है, केरल का नवारा चावल है। साल 2018 में इसे GI टैग प्रदान किया गया था। 31वां प्रश्न, संयुक्त प्रांत से उत्तर प्रदेश के रूप में नाम बदलने के बाद उत्तर प्रदेश का पहला राज्यपाल कौन बना था? आंसर बी राइट हो जाएगा, होरमा सजी फिरोज शाह मोदी। 24 जनवरी 1950 को संयुक्त प्रांत से नाम बदलकर उत्तर प्रदेश कर दिया गया। उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल का पद 26 जनवरी 1950 को होरमा सजी फिरोज शाह मोदी ने ग्रहण किया था। 32वां प्रश्न, ऑपरेशन संकट मोचन किससे संबंधित है? तो ये आपका दक्षिणी सूडान से भारतीयों को सुरक्षित निकालना है, इसी से संबंधित है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, भारत के उद्यान शहर के रूप में किसे जाना जाता है? आंसर डी राइट हो जाएगा। देखिए, अगर आप इसको फेसबुक पेज से देख रहे हैं प्लीज़ फॉलो कर लीजिएगा, यूट्यूब से देख रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आगे आपको लगातार ऐसे ही प्रैक्टिस सेट मिलेंगे। अगर आप फॉलो या सब्सक्राइब करके रखेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और आपका कोई भी प्रैक्टिस सेट मिस नहीं होगा। ठीक है, चलिए 33वां प्रश्न देखते हैं, भारत के उद्यान शहर के रूप में किसे जाना जाता है? तो ये आपका बेंगलुरु हो जाएगा। बेंगलुरु भारत के उद्यान शहर के रूप में जाना जाता है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय बताएंगे कहाँ पर है? तो ये आपका स्विट्जरलैंड में है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय स्विट्जरलैंड के लुसाने में स्थित है। इसकी स्थापना 1894 में की गई है। अगला प्रश्न, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? आंसर डी राइट हो जाएगा, भारत रत्न। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न है। इसकी शुरुआत 1954 ईस्वी में हुई थी। 26 जनवरी को भारत के राष्ट्रपति के द्वारा प्रदान किया जाता है। इसके मेडल पर सूर्य का चित्र अंकित होता है। स्वतंत्रता के बाद भाषा के आधार पर बने भारत के पहले राज्य का नाम बताएंगे? आंसर ए राइट हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। देखिए, 1953 ईस्वी में
आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य बना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्बुकर्क ने गोवा को खालिस्तान से अधिकृत किया था। आंसर ही राइट हो जाएगा, बीजापुर के सुल्तान। अगला प्रश्न है, वर्ष 1773 से 1785 तक वस्तुतः भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, बैरन हेस्टिंग्स। देखिए 1773 ईस्वी से 1785 ईस्वी तक इस अवधि में वस्तुतः भारत के पहले गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स थे। लॉर्ड मिंटो 31 जुलाई 1807 ईस्वी से 4 अक्टूबर 1813 ईस्वी तक भारत के गवर्नर जनरल थे। इनके शासनकाल में चार्टर एक्ट 1813 ईस्वी को पारित हुआ था। जॉर्ज वाटसन, एडमिरल सर जॉर्ज विल्स वाटसन वर्ष 1827 से 1897 के मध्य एक रॉयल नेवी अधिकारी थे। विलियम जॉर्ज वॉकर, ये एक वरिष्ठ ब्रिटिश सेना अधिकारी थे। वे विक्टोरिया क्रॉस से एक प्राप्त करता थे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस में से एक कर्क रेखा नहीं गुजरती है? आंसर राइट हो जाएगा, डी, उत्तर प्रदेश। देखिए कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम से गुजरती है, अर्थात कर्क रेखा उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती है। 40वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक क्षेत्र का उदाहरण है? आंसर भी राइट हो जाएगा, दुग्धालय। दुग्धालय प्राथमिक क्षेत्र का उदाहरण है। भारतीय अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र में वानिकी, पशुपालन, खनन इत्यादि। द्वितीय में विनिर्माण शामिल। तृतीय क्षेत्र में व्यापार, परिवहन, संचार, बैंकिंग, शिक्षा, स्वास्थ्य, बीमा आदि। सेशन कैसा लगा कमेंट करके बताएं। सेशन को यहीं फिनिश करेंगे। थैंक यू।